हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 6 चुनाव और चुनावी राजनीति, जो एमए सेकेंड ईयर का एमपीएस ई 008 एमपीएस ई 008 का यूनिट 6 है, जो हम देखेंगे। 1 से लेकर 5 तक यूनिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और आप प्ले लिस्ट में जाकर भी वो वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्शन एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनाव और चुनावी राजनीति, जिसमें हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, लोकतंत्र में चुनाव की भूमिका, निर्वाचन तंत्र, चुनाव प्रणाली और प्रक्रिया, भारत में चुनाव बड़े स्तर पर और मतदान प्रतिमान क्या होता है, चुनावी व्यवहार के निर्धारक तत्व देखेंगे, और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं चुनावी व्यवहार निर्धारक के रूप में जाति, कास्ट एज अ डेट्रीमेंट ऑफ इलेक्टोरल बिहेवियर। इस वीडियो हम पॉइंट 8 तक देखने वाले हैं, जो वीडियो का ये पार्ट 1 होगा, और बाकी के ये 3 पॉइंट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या जिसे हम पार्ट 2 बोलेंगे। तो शुरू करते हैं इसकी प्रस्तावना के साथ। हम चुनाव एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से एक आधुनिक राज्य में नागरिक जो होता है वो सार्वजनिक मामलों में या तो इन्वॉल्व होता है या उसमें पार्टिसिपेट लेने की उसमें भाव उत्पन्न होता है। ये सब किसके द्वारा होता है? चुनाव के द्वारा। और होता कैसे है? क्योंकि हमारे समाज में अनेकों प्रकार की समस्याएं होती हैं, जिसमें स्थानीय तौर पर अगर हम देखे जाएं तो जो चुनाव होते हैं वो निगम पार्षद के चुनाव होते हैं, या नगर निगम के चुनाव जिसे हम कहते हैं, या ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के चुनाव होते हैं। तो जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, लाइट, रोड, या फिर नालियाँ, या फिर किसी भी तरह की पानी की समस्या या बिजली की समस्या, वो हम शिकायत वहाँ करते हैं। हम शिकायत कैसे करेंगे? हमारे पास वोट का अधिकार है, हम वोट देते हैं, उसके द्वारा हम अपना निगम पार्षद या फिर जो भी नेता हम चुनते हैं, तो उनको जाकर हम हमारी समस्याएं बताते हैं। तो दूसरा हम कहते हैं, चुनाव प्रणाली पे आ जाते हैं हम वापस। तो चुनाव प्रणाली एक अच्छी प्रणाली होनी चाहिए, जिससे जो क्या करती है, एक प्रतिनिधि सरकार की आधारशिला होती है, जो लोगों में क्या करती है, लोकतंत्र के लिए एक आस्था प्रदान करती है। अगर चुनाव जो होते हैं, अगर वो चुनाव कुशलतापूर्वक या निष्पक्ष नहीं हुए, तो इससे क्या होगा, जो लोगों की आस्था होगी या जनता की आस्था होगी लोकतंत्र के लिए, वो ध्वस्त हो जाएगी। आस्था जो होगी वो ध्वस्त हो जाएगी। और एक अच्छी चुनाव प्रणाली क्या है? प्रतिनिधि सरकार की आधारशिला मानी जाती है, और सार्वजनिक मामलों में शिरकत और भागीदारी के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए यहाँ तक, और इस पॉइंट को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे अभी एक रीसेंट एग्जाम्पल के थ्रू, कि चुनाव निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक क्यों होने चाहिए। अगर आगे हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो ब्लॉक की है, एक राजनीति वैज्ञानिक है, जिन्होंने कहा कि जब तक कि आम चुनाव अर्थातता एवं कुशलता के साथ ना कराए जाए, ना सिर्फ लोक सेवाओं की मान प्रतिष्ठा घटती है, बल्कि पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली खतरे में पड़ सकती जाती है। तो इन्होंने कहा है कि अगर एक चुनाव जो होते हैं वो कुशलतापूर्वक या सही तरीके से नहीं कराए जाए, तो पूरी लोक सेवा का मान घटता है, और साथ ही साथ जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो खतरे में पड़ जाती है। जैसे हमने ऊपर भी अभी डिस्कस किया कि जो जनता होती है उनकी आस्था लोकतंत्र के प्रति ख़त्म होती चली जाती है। आगे हम देखते हैं, जो हमारा देश है वो संसदीय प्रणाली है, जिसमें संवैधानिक लोकतंत्र के हैं, और जो हमारी संवैधानिक लोकतंत्र की प्रणाली है वो नियमित और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के द्वारा ही बनाई जाती है, जिसमें संसद में हमारे 3 पार्ट आते हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के चुनाव अभी हाल ही में होने वाले हैं,
जिसका आज ही नोटिफिकेशन आया है। आज तारीख है 16/3/2024 को। आज ही 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए आया है। चुनावों का निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक होना चुनावों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने रिसेंटली सुना हो कि चंडीगढ़ में जो मेल पोल्स हुए थे, इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी बताया गया था, जिसके अंदर जो बैलेट पेपर पे जो वोट हुए थे उसमें 8 वोटों को इनवैलिडेट कर दिया गया था। बाद में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और जो आपका कैंडिडेट था वो विनर हुआ आफ्टर रीकाउंटिंग ऑफ इंक्लूडिंग 8 इनवैलिडेट वोट्स के साथ। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने सोर्स बता दिया है, वहाँ से आप जाके इन आर्टिकल्स को भी पढ़ सकते हो। आगे हम देखने वाले हैं लोकतंत्र में चुनाव की भूमिका क्या क्या होती है। लोकतंत्र में चुनाव की भूमिका को देखेंगे हम। वर्तमान परिस्थिति के अंदर अगर हम देखें तो चुनाव जो हैं वो पूरे लोकतांत्रिक जगत में एक चयन यंत्र के रूप में उभर कर आए हैं, और ये साथ ही साथ यह बात भी करते हैं कि ये चुनाव चुनने और बदलने के साथ साथ एक नियमित योजनाबद्ध उत्तराधिकार भी प्रदान करते हैं। और अगर हम देखें कि चुनाव की जो आवश्यकता है वो यह है कि देश किस प्रकार शासित होगा, और साथ ही साथ उनका चयन करते हैं कि जो सत्ता को संभालेंगे, सत्ता को प्रयोग करेंगे, और साथ ही साथ यह पार्टी गतिविधियों को भी क्या करता है, मजबूती देता है, मजबूती प्रदान करता है, और राजनीतिक जागरूकता करता है जनसाधारण के अंदर, और मतदाताओं को शिक्षित करता है अपने अधिकारों के प्रति। इसलिए कहते हैं कि वोट आपका अधिकार है और मतदान जरूर करें। और साथ ही साथ ये एक सरकार को वैधता प्रदान करता है जो एक लोकतांत्रिक देश की संरचना को बनाता है। चुनावों को एक हथियार के रूप में भी प्रयोग होता है। चुनाव को एक मुख्य संस्थाएं के रूप में भी माना जाता है, और हालांकि इनका दुरुपयोग भी किया जाता है। राज्य व्यवस्था में मुख्य मुद्दों को तय करने के लिए चुनाव अत्यधिक आवश्यक है, और यह चुनाव जो है वो कुरीतियों से रहित होने चाहिए, कुरीतियाँ नहीं होनी चाहिए। जो हमने पहले भी पढ़ा कि निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक होने चाहिए, अन्यथा जो चुनाव हमने में जो मताधिकार दिए गए हैं वो व्यर्थ माने जाएंगे। और चुनावी भ्रष्टाचार राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक प्रमुख प्रकार माना जाता है, जिसमें चुनावी कुरीतियों ही अनेक राज्यों में शासनकारी और विपक्षी दलों के बीच गलतफहमी का मुख्य स्रोत होती है, और अक्सर राजनीतिक संकट की ओर प्रवृत्त करती है। आखिरी है लोकतंत्र में चुनाव की भूमिका का पॉइंट, लोकतांत्रिक प्रथाएं चुनावों के माध्यम से ही कायम की जाती है। तो यह 4-5 पॉइंट है जो हमने डिस्कस किए लोकतंत्र में चुनाव की भूमिका के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन में आए कि चुनाव की लोकतंत्र में चुनाव की क्या क्या भूमिकाएं हैं, तो आप ये सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो। अगर आपको यह नहीं समझ में आया तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा और डिटेल में बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो। आगे देखेंगे हम निर्वाचन तंत्र क्या होता है। अब तक हमने देखा कि चुनाव क्या है और चुनाव की क्या भूमिका है लोकतंत्र के अंदर। अब हम देखेंगे चुनाव कराने वाला जो तंत्र होता है निर्वाचन तंत्र, जिसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका होती है। तो चुनाव आयोग के द्वारा स्वतंत्रता के बाद जो 3 दशक आए थे, जिसमें चुनाव आयोग के पास कोई ऐसी समस्या नहीं उत्पन्न हुई जिससे कि चुनाव को बिना स्वतंत्रता के और निष्पक्षता के और कुशलतापूर्वक ना कराया जाए। तो यह सारे 3 दशक के बाद हुआ, जिसमें बिना दुराचार और हिंसा के कोई कार्य हुआ ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि
3 दशक के बाद मंडल और मंदिर मुद्दे उभर कर आने लगे, जिसमें हुआ ये कि जो 3 दशक से जो पार्टी हर बार जीत रही थी, वह एक मत की राजनीति का ढेर हो गया। वहीं एक मत की जो राजनीति थी वो ख़त्म हो गई थी। अगर आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हो तो आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि 80 के दशक के बाद मंडल और मंदिर के जो मुद्दे थे वो राजनीतिक परिदृश्य में उभरे और एक मत की राजनीति को ढेर कर दिया। और उसी के साथ साथ आगे जाके जाति और सांप्रदायिक आधार की राजनीति भी शुरू हो गई और ये पूरी तरह से दिखाई पड़ने लगी चुनाव के लिए। आगे जाके अगर हम देखें तो चुनावी प्रक्रिया बिगाड़ दी गई और पूरी तरह से हिंसा, छल कपट और मतदाताओं को डराना धमकाना या बूथ कैप्चरिंग हो जाना। बूथ कैप्चरिंग पे एक मूवी होगी, अगर आपने देखी हो न्यूटन करके, तो आप उसमें भी देख सकते हो कि बूथ कैप्चरिंग कैसे होती थी। और चुनाव आयोग के द्वारा पुनर्मतदान के आदेश जो बड़ी अदालतों द्वारा दिए गए थे। चुनाव आयोग के द्वारा हर प्रयास किए गए थे कि निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक चुनाव किए जाए और आगे आके आचार संहिता जैसे नियमों को बनाया गया और इसे आदर्शपूर्वक लागू भी किया जा रहा है। और चुनाव आयोग जो है पूरी इस सटीकता के साथ आचार संहिता को क्या करता है, लागू करता है। और हाल ही में ये लागू हो चुके हैं क्योंकि 18वीं लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के लिए हर प्रकार से कानून बनाए गए हैं जिससे कि कुशलतापूर्वक चुनाव किए जा सके और प्रत्याशी और पार्टियों को अनुशासित करने के लिए यह प्रभावशाली ढंग से भी लागू किए गए हैं। और यह सारा श्रेय अगर हम देखा जाए तो देश में निर्वाचन तंत्र की कार्यवाही को सुधारने का श्रेय जो हम देते हैं वो हम देते हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री TN शेषन जी को। और देखा जाए तो वर्तमान में चुनाव आयोग की भूमिका चुनाव कराने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, जो चुनाव का एक महत्वपूर्ण भाग भी है। तो नेक्स्ट है हमारा कि चुनाव प्रक्रिया किसे कहा जाता है। चुनाव एक राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं। पहला तो है नामांकन, दूसरा है चुनाव अभियान और तीसरा है असल मतदान। यह उन सभी साधनों है जिनके द्वारा एक व्यक्ति एक निर्वाचित सभा का सदस्य बनता है और इसी को क्या कहा जाता है, चुनावी प्रक्रिया। आगे हम देखते हैं WJ मैकेंजी जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए 4 शर्तें बताते हैं, जिसमें से पहली शर्त है चुनाव कानून की व्याख्या के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो कहने का मतलब यह है कि जो चुनावी कानून होते हैं उनकी व्याख्या करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और चुनाव कराने के लिए एक ईमानदार, सक्षम और गैर हिमायती प्रशासन होता है जिसे हम निर्वाचन तंत्र भी कहते हैं। तीसरा है राजनीतिक दलों का एक विकसित तंत्र जो अपनी नीतियों को सामने रखने के लिए भली प्रकार से संगठित हो। तो कहने का मतलब यह है कि भारत में अनेकों प्रकार के राजनीतिक दल हैं जो एक विकसित तंत्र माने जाते हैं, जो अपनी नीतियां को भली प्रकार से चुनाव के दौरान सामने रखते हैं, जो हम चुनाव अभियान में देखते हैं। चौथा है हमारा चुने जाने वाले विकल्पों के रूप में मतदाताओं के सामने प्रत्याशियों के दल होने चाहिए। इस योजना के ऐसे कुछ निश्चित नियमों के प्रति संपूर्ण समुदाय राजनीतिक समुदायों में एक आम सहमति होती है जो संघर्ष को नियंत्रित करते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि भारत दूसरे देशों के मुकाबले इन शर्तों को पूरा करने में सबसे अधिक करीब है और माना जाता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका और गैर हिमायती चुनाव प्रशासन का वाजिब तौर पर दम भर सकता है। और कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, अगर इन चुनावों में किसी भी प्रकार की हेरफेरी होती है तो वो स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा ठीक की जाती है। और गैर हिमायती चुनाव प्रशासन भी होना चाहिए इस चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष करवाने के लिए और सफलतापूर्वक करवाने के लिए। आगे इसी
में देखते हैं हम चुनाव प्रक्रिया का। चुनाव भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक खास जगह बना चुके हैं, जिसमें अगर हम देखें तो यह प्रतीक चिन्हों के माध्यम से मतदाताओं को, जो मतदाता होते हैं वो प्रत्याशियों की पहचान करते हैं। और वो कैसे करते हैं? प्रतीक चिन्हों के माध्यम से। आपने देखा होगा कि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग चिन्ह होते हैं, जिसके द्वारा हम पहचानते हैं कि यह कौन सी पार्टी है। और अलग अलग पार्टियों के अगर हमने देखा हो तो कि नारे भी होते हैं जो अलग अलग टाइम पे हमने देखे, जैसे कि 1971 में गरीबी हटाओ का नारा, या 1977 में लोकतंत्र बचाओ, 1980 में स्थिर सरकार, और 1989 में ब्रोफोस का नाम लेकर भ्रष्टाचार, और 1991 में मंडल मंदिर विवाद। इसी तरीके से अलग अलग चुनावों के दौरान अलग अलग नारे हमने देखे हैं जो चुनाव प्रक्रिया या चुनाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आखिर में हम इसी में देखने वाले हैं कि विचारधारा अथवा नीतिगत विषयों पर तर्क वितर्क, जिसमें गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए या भ्रष्टाचार मिटाने के लिए या राष्ट्रीय एकता बचाने और अनेकों वादे किए जाते हैं। जो चुनावी विचारधाराएं होती हैं लोगों अलग अलग पार्टियों की, जिसमें गरीबी और निरक्षरता को ख़त्म करने के लिए ये वादे किए जाते हैं। मतदाताओं में गरीबी और निरक्षरता के बाद भी एक प्रत्याशियों का चयन मतदाता कैसे करता है? वो सहज बोध और व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा भी करता है। तो यही आपके बुक में भी लिखा गया है। आगे देखते हैं हम भारत में चुनाव स्थूल स्तर पर एक प्रयोग। बड़े स्तर पर चुनाव भारतीय जीवन के मुख्य जनसमारोह के रूप में देखे जाते हैं, जहां पर लाखों लोगों राजनीतिक प्रक्रिया में संगठित होते हैं, और यह एक विशाल दृश्य माना जाता है। आगे अलीब अलीब संकी और पैती ने कहा है कि एक सांसारिक अथवा संसमारक पहलू कहा है, और जो राष्ट्रीयता या सामाजिक प्रयोजन का स्पष्ट प्रतीक माना जाता है। वहीं मौरी जॉन और विप्लव दास गुप्ता जी कहते हैं कि भारत में चुनाव सबसे बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी के लिए अवसर होते हैं, जहां पर भारत में चुनाव जटिल घटनाओं का कारण बनते हैं, क्योंकि उनमें व्यक्ति और सामूहिक फैसले शामिल होते हैं। और इनका प्रभाव राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रिया पर सीधे तौर पर पड़ता है। भारत में चुनाव राजनीतिक तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण और अहम नहीं है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि भारत में जो चुनाव होते हैं वो एक जटिल घटनाओं के कारण बनते हैं, और यह व्यक्ति और सामूहिक फैसले शामिल होते हैं जो सीधे किस पे प्रभाव डालते हैं? राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रिया पर। और यह चुनाव राजनीतिक तंत्र में महत्वपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मतदान प्रतिमान, वोटिंग पैटर्न। जनरल इलेक्शन या आम चुनाव को एक अलंघ्य प्रक्रिया समझा जाता है, जो कि सामान्य रूप में लोकतंत्र के सिद्धांत की क्या करता है? पुष्टि करता है, बल्कि साथ ही साथ भारतीय लोकतंत्र के स्तंभों को भी मजबूती प्रदान करता है। इसी में अगर हम इसको कंक्लूड करके देखें तो चुनाव ऐसी राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं जो समाज और राज्य व्यवस्था के बीच तथा पारंपरिक सामाजिक व्यवस्थाओं व उत्पन्न होते राजनीतिक दृष्टिकोणों के बीच एक सेतु का काम करती है। इसी के कारण चुनावों का विश्लेषण समग्र राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के प्रसंग में ही किया जाना चाहिए। तो चुनावों का जो विश्लेषण होता है वो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए ही किया जाना चाहिए, जो हम अलग अलग क्या कहते हैं जनगणनाओं के माध्यम से भी देखते हैं, या फिर अलग अलग तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चुनावी व्यवहार के निधारक तत्व, जिसमें माना जाता है चुनाव के संबंधी अध्ययन से कि जाति तत्व एक सबसे ताकतवर कारक है चुनावी व्यवहार का, जो चुनाव व्यवहार को निर्धारित भी करता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो पंजाब में प्रमुख दलों के मार्फत वोट बटोरने के लिए अकाली दल द्वारा धार्मिक, भाषा के और क्षेत्रीय कारकों का लाभ उठाया गया है। यह क्षेत्रीय और भाषाई कारक ही थे जो द्रमिक व अनाद्रमिक द्वारा तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के द्वारा और
गण परिषद द्वारा असम में मतदाताओं की लामबंदी में प्रयोग किए गए थे। और यह साथ ही साथ राजनीतिक दलों ने चुनाव के प्रयोजन हेतु या के लिए जाति तत्व से अनुचित लाभ उठाने का भी क्या किया है, प्रयास किया गया है। हम आगे देखते हैं। इसी में जाति संघों ने लोगों को उनके अधिकारों और विशेष अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया है। और माना जाता है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार शुरू करने के बाद दलित और अन्य पिछड़े वर्ग अपनी बहुत ही थोड़ी जनसंख्या के होते हुए अपनी शक्ति के प्रति जागरूक हो गए। यहीं पॉल ब्रॉस कहते हैं कि चुनावों में जाति की भूमिका निसंदेह समसामयिक भारतीय राजनीति में व्यवहार का सबसे चर्चित पहलू है। आगे देखें तो हम रजनी कोठारी जी कहती हैं कि राजनीति में तथाकथित जातिवाद तदनुसार जाति के राजनीतिकरण से कतई कम या ज़्यादा नहीं है। अपने संगठन के जाल में जाति व्यवस्था को फंसाकर राजनीति को अपनी अभिव्यक्ति हेतु सामग्री मिलती है और वह उसे अपने ही परिरूप में डालती रहती है। राजनीति को अपनी गतिविधि का क्षेत्र बनाने में जाति और समूह, दूसरी ओर अपनी पहचान का दावा करने व पदों के लिए लड़ने का अवसर मिलता है। आगे हम देखें तो भारतीय संविधान के द्वारा सार्ववयस्क मताधिकार को मंजूरी और आम आदमी तक उसकी जाति, संप्रदाय और लिंग पर ध्यान न देते हुए राजनीतिक सत्ता का विस्तार एक क्रांतिकारी कदम माना गया है। और चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से अनेक बार केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी सरकारें बदलती रही हैं। आगे अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट हमारा लोकतांत्रिक संस्थाओं की ईमानदारी। तो यहाँ पर जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनकी ईमानदारी को 3 तथ्यों पर बताया गया है, जिसमें पहला माना जाता है कि राजनीतिक कार्यकर्ताएं जो होते हैं वो स्थायी संगठन होना उनका आवश्यक है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए एक दृढ़ और खेल प्रतियोगिताओं के लोकतांत्रिक नियमों की मर्यादाओं में रहकर ही राजनीतिक सत्ता हासिल करें, ना कि गलत तरीके से उस सत्ता को हासिल करें। दूसरा अगर हम माने तो संस्थानिक दृष्टिकोण है, जिसमें भिन्न भिन्न जननीतियाँ अभिव्यक्ति में मदद करें और प्राप्त जानकारियों से उचित तरीके से परिणाम में बढ़ावा दिया जाए। और आखिरी में अगर हम जो तथ्य देखें तो उसमें है कि आम जनता की तरफ से लोकतांत्रिक मूल्य और प्रतिमानों के प्रति एक सामान्यकृत वचनबद्धता अवश्य होनी चाहिए कि आम जनता के हित में ही क्या किया जाए, कार्य किए जाए समाज के वेलफेयर के लिए। और आगे अगर हम देखें और भी इसमें क्या कहते हैं, जो चुनावी व्यवहार के निर्धारित तत्व होते हैं उसमें है कि अलग अलग स्तर पर गरीबी या फिर अलग अलग तरीके से रोजगार वगैरह को ख़त्म दिया जाए, अल्प रोजगारों को ख़त्म किया जाए, बेरोजगारी ख़त्म की जाए। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं चुनावी व्यवहार निर्धारक के रूप में जाति। इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं जाति व्यवस्था को चुनावी व्यवहार के रूप में। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों में अगर हम देखें तो नियंत्रित और परिभाषित करती है क्या, जाति व्यवस्था। इसमें के.एन. राजा और अन्य के अध्ययन से हमें पता लगता है कि जाति और वर्ग के बीच एक अनुरूपता होती है, जिसमें अगर हम देखें तो जमींदार और धनी किसान आमतौर पर ऊंची जातियों से क्या रखते थे, संबंध रखते थे, और मध्यवर्ती स्तर पर जाति और वर्ग एक दूसरे से परे होते थे। और इन पिछड़ी जातियों में से कुछ धनी किसान और जमींदारों के रूप में भी उभरे। अगर आपको ये डिटेल में थोड़ा पढ़ना है तो आप पेज नंबर 57 पर भी अपनी बुक्स का देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि राजनीतिक प्रयोजन के लिए जाति का इस्तेमाल वयस्क मताधिकार लागू होने से काफ़ी पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन जो वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था थी उसने सबसे निर्णयकारी कारक था, जिसने जाति को भरपूर उत्साह के साथ
सुदृढ़ किया या मजबूती प्रदान की। जाति राजनीति का मुख्य कार्य ऊंची से मंझली जातियों को सस्ता हस्तांतरण माना जाता है और भारत में साम्यवादियों ने जाति वर्ग अनुरूपता के आधार पर आंध्र प्रदेश में कृषि श्रमिक वर्ग को संगठित करने के लिए जाति मुहावरों का क्या किया था, प्रयोग किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपको समझ आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी आएगा, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट यहाँ पर आ रही होगी, वो वीडियोस भी आप वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।